हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 11th एनसीईआरटी के फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ड आपके सामने लेके आ रहे हैं और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी स्टार्ट द लिविंग वर्ड। आप देख रहे हैं जैसा कि लिविंग वर्ड में जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आप देखिए पहला यूनिट जिसको हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको 4 चैप्टर में बताने वाला हूं। उसका पहला चैप्टर का फोकस होगा आज हमारा द लिविंग वर्ड। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। इसमें पहली लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। आज बायोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला कि व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, गेट इट, एंड लिविंग प्रोसेसेस। बताइए, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवन के रूपों के बारे में जानेंगे, कि जैविक प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे, दोनों के बारे में जानेंगे। याद रखिएगा, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा जीवित संसार है वो जैव विविधताओं से भरा हुआ है। कंप्राइजेस माने परिपूर्ण, अमेजिंग माने आश्चर्यचकित कर देने वाला, डाइवर्सिटी माने विविधता। हमने क्या बोला? जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम जीवन के रूप और जैविक प्रक्रियाएं, लिविंग प्रोसेसेस दोनों जानेंगे। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो अपना जीवित संसार है वो जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। याद रखिएगा, early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. Inanimate matter मतलब निर्जीव वस्तुएं। जो आदि मानव था वो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में बहुत आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकता था। चलिए बताइए, आदि मानव सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कर सकता था, नहीं कर सकता था? कर सकता था। लिविंग बायोलॉजी कौन सा साइंस है जिसमें लाइफ फॉर्म्स की, लिविंग प्रोसेस की दोनों। अच्छा, जैव जो हमारा जीवित संसार है वो जैव विविधताओं से परिपूर्ण है, नहीं है? उसके बाद याद रखिएगा, यहां पे एक लाइन को मैं बताना चाहूंगा आपसे कि देखिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए एक आंदोलन हुआ। यह आंदोलन का नाम कल्चरल मूवमेंट है। मूवमेंट माने आंदोलन, कल्चरल माने सांस्कृतिक आंदोलन। पूछेगा जैव धरोहर के बचाव के लिए कौन सा आंदोलन हुआ, तो कल्चरल मूवमेंट। आप एक बात समझिए, इस बात को जरा कॉन्सेप्ट पे बात करें। हमने क्या बोला आपसे? देखिए, ऐसा है कि जो आदि मानव था वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता था जिससे उसे डर लगता था, या जिससे हम दूर भागना चाहते थे, उसको हम जानने की कोशिश करते थे। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ह्यूमन बॉडी के बारे में या लिविंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना बहुत बाद में स्टार्ट हुआ। यानी जो बायोलॉजी है वो बहुत लेट डेवलप हुआ है और साइंसों की तुलना में। यानी हम जीवन के बारे में जानने की शुरुआत बहुत लेट करे हैं एज कंपेयर टू एनी अदर साइंसेस। तो ये कहीं ना कहीं तो अन्याय तो था ही। तो हमको लगा जीवन के मूल्यों की समझ हुई, और जीवन के मूल्यों की जब समझ हुई तो हमने अपने जैव धरोहर को बचाने की एक मुहिम शुरू की, एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन को हम कल्चरल मूवमेंट के नाम से जानते हैं, सांस्कृतिक आंदोलन। तो पूछेगा कल्चरल मूवमेंट किसके लिए हुआ? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस पन्ने पे तो इतना ही था। उसके बाद हम बात करते हैं, एक साइंटिस्ट है, जरा देखिएगा सर को, इनका नाम अर्न्स्ट मेयर है। 1904 से सन 2004, पूरी की पूरी सेंचुरी, 100 साल इन्होंने दिया है। और इवन आपको बताएं, ये 100 साल की एज में इनकी डेथ हुई थी। उस समय भी ये बड़े डोमिनेटिंग साइंटिस्टों में जाने जाते हैं, अर्न्स्ट मेयर, जिन्होंने पूरी दुनिया को बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू राइट अर्न्स्ट मेयर, जो 1904 से 2004
पैदा हुए 1904 2004 में इनकी डेथ हुई है। ये कैम्पटन जर्मनी में पैदा होते हैं, कैम्पटन जर्मनी। और याद रखिएगा ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, इन्होंने जो वर्क किया वो इवोल्यूशन के क्षेत्र में किया, ही वाज अ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। और इनको ये पूरी दुनिया याद रखती है, इनको बोलते हैं द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। याद रखिएगा अगर कभी भी किसी भी वक्त अगर 100 प्रभावशाली वैज्ञानिकों का नाम लिया जाए तो उन वैज्ञानिकों के नाम में इनका नाम ना हो, ये हो नहीं सकता। He was one of the 100 greatest scientists of all time. My dear students, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस 1953 में ज्वाइन किया, 1975 में रिटायर होते हैं और इनको टाइटल दिया गया अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ये टाइटल दिया गया उनको। पता है आपको, लोग कहते हैं 60 साल पर रिटायरमेंट होता है, उनके लिए जोरदार क्या है, क्या बोले, जोश से भर जाओ। इनका करियर 80 ईयर का था, यानी इन्होंने 80 साल वर्क किया है। आप सोचिए 80 ईयर करियर। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोचते हैं हमारी इतनी उम्र हो गई, हम क्या कर पाएंगे। अरे यार सोचो, 1904 में एक बंदा पैदा हुआ, 2004 में जिनकी डेथ हुई, मुझे लगता है सब 2000 के बाद ही के पैदा हुए हो गए। जब तुम पैदा हुए थे जिनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने उस समय जब टेक्नोलॉजी इतना नहीं था तो इन्होंने इतना प्रोग्रेस कर दिया कि हिंदुस्तान की सरजमी पे अर्न्स्ट मेयर साहब से हम बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। और ग्रेटेस्ट सैल्यूट टू हिम। इन्होंने 80 ईयर का करियर था और इन्होंने जो करियर अपना दिया था वो रिसर्च के क्षेत्र में था। और रिसर्च में कहा, ऑर्निथोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू मीन बाय ऑर्निथोलॉजी? ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड। याद रखिएगा, व्हाट डू मीन बाय ऑर्निथोलॉजी? स्टडी ऑफ बर्ड, स्टडी ऑफ बर्ड, चिड़िया की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अपने इंडिया में भी एक डॉक्टर सलीम अली हैं, डॉक्टर सलीम अली, जिनको हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो बर्ड मैन है वो किसे कहते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर सलीम अली इज नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। मैं क्या कह रहा हूं, अर्न्स्ट मेयर जो कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, जो कि कैम्पटन जर्मनी में पैदा हुए थे, 1904 में इनका बर्थ हुआ, 2004 में इनकी डेथ होती है। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किया जाता है। हर समय के 100 प्रभावशाली वैज्ञानिकों में जिनकी गिनती होती थी, होती है और होती रहेगी। कुछ लोग रहे ना रहे बट उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। कुछ ऐसे ही हैं अर्न्स्ट मेयर साहब, जिनको एक टाइटल दिया गया अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। याद रखिएगा इन्होंने जो वर्क किया ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड। उसके बाद बात करें टेक्सोनॉमी। व्हाट डू मीन बाय टेक्सोनॉमी? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के प्रक्रिया को। याद रखिएगा जू जियोग्राफी। व्हाट डू मीन बाय जू जियोग्राफी? जू जियोग्राफी का मतलब होता है, जू जियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ animals, study of distribution of animals, study of distribution of animals on earth surface, धरती की सतह पे जो एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जू जियोग्राफी बोलते हैं। अगर प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन होता तो क्या बोलते हैं? फाइटो जियोग्राफी। याद रखिएगा इवोल्यूशन, विकास, सिस्टमेटिक्स, स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। एंड सबसे जरूरी हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। याद रखिएगा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करें तो सबसे बाद में जिस साइंस को दुनिया ने तवज्जो दिया वो बायोलॉजी है। और तब तवज्जो दिया जब दुनिया में सांस्कृतिक आंदोलन हुए, कल्चरल मूवमेंट हुए, तब जाके बायोलॉजी को तवज्जो मिला। और बायोलॉजी के इतिहास में माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बायोलॉजी की हिस्ट्री और उसकी फिलॉसफी, दुनिया के सामने जो लेके आया वो अर्न्स्ट मेयर थे। याद रखिएगा ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली, कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अरे जोरदार उदाहरण है तुम्हारे सामने। ही सिंगल हैंडेडली, अकेले अपने दम पे मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी एज द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। मतलब जो ओरिजिन कैसे प्रजातियां आई, आई मीन आपको बताएं इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था
बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, याद रखिएगा। along with Ernst Mayr, John Ray, like this there are so many scientists जिन्होंने स्पीसीज को लेके दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया। उस मुहिम की शुरुआत अकेले अपने दम पे अर्न्स्ट मेयर साहब ने करी थी। ही पायनियर्ड, मतलब इन्होंने बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन किए। क्या? बायोलॉजिकल स्पीसीज, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, जो भी बायोलॉजिकल स्पीसीज का जो मतलब आज डेफिनेशन दुनिया ने माना है, उसकी शुरुआत अर्न्स्ट मेयर सर ने करी थी। सर को 3 प्राइजेस, जिनको हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, जिसमें बाल्जन प्राइज इनको 1983 में मिला था, और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में मिला था, और क्राफोर्ड प्राइज 1999 में मिला था। तो कहां पैदा हुए भाई? केम्पटन, जर्मनी। ये किस ये जाने जाते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। ये डार्विन अब क्या है? 20th सेंचुरी। और इनको कौन सा टाइटल मिला है? अलेक्जेंडर अगेजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ये किस लिए दुनिया में जाने जाते हैं? अपने 80 साल के रिसर्च कैरियर में। जहां कहां 80 साल में इन्होंने काम किया भाई साहब? एक क्षेत्र में ही है, ऑर्निथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, यही नहीं, बायोलॉजी के हिस्ट्री और फिलोसफी पे काम किया। अर्न्स्ट मेयर सर ने जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज का, वो दिया। और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इनको ही वाज अवार्डेड 3 प्राइजेस, जिनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, जिसमें बाल्जन प्राइज 1983 में था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में है, और क्राफोर्ड प्राइज 1999 में है। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपने जो देखा यहां पे अर्न्स्ट मेयर के बाद, अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला चैप्टर है, जिसको हम द लिविंग वर्ल्ड के नाम से जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको 4 बातें बताने वाले हैं। व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टेक्सोनॉमिक वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, यानी इस पूरे चैप्टर में हम देखने वाले हैं 4 चीज। पहला, व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है यार? जिसमें जान होती है वो लिविंग है। किसमें जान होती है? जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तुमसे हम कहें कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, माय डियर स्टूडेंट्स, बात को समझिएगा। जैसे हमने कहा आपसे कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, तो तुम कहोगे सर लाइफ यूनिक है, जीवन यूनिक है, ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये सेल्फ इवॉल्विंग है, इवॉल्विंग, ये सेल्फ इंटरैक्टिंग है। जीवन कभी खत्म नहीं हो सकता। याद रखिएगा, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। बदलते हुए परिवेश में वो खुद एडजस्ट कर लेता है, वो अपनी कॉपी बनाता है, और अगर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता तो दूसरे रूप में वो परिवर्तित हो जाता है, वो इवॉल्व हो जाता है, और वो अपना इंटरेक्शन खुद करता है। पता है, अब तुमसे पूछे हाउ लाइफ इंटरेक्ट, यानी जीवन, हाउ लाइफ इंटरेक्ट या हाउ लाइफ एक्सप्रेस, जीवन अपने आप को कैसे अभिव्यंजित करता है, तो लाइफ एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय केमिकल रिएक्शन, जीवन अपने आप को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अभिव्यंजित करता है। हमने क्या बोला आपसे? लाइफ यूनिक है, सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ इवॉल्विंग है, सेल्फ इंटरैक्टिंग है। मेरा सवाल है, हाउ लाइफ इज गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जीवन अपने आप को कैसे अभिव्यंजित करता है? जीवन अपने आप को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा अभिव्यंजित करता है। हमारी बायोलॉजी कहती है कि जीवन तब तक है जब तक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। आइए देखते हैं इन रासायनिक अभिक्रियाओं को, केमिकल रिएक्शंस होने से क्या होता है। व्हाट डज द केमिकल रिएक्शन लीड्स टू? दिस केमिकल रिएक्शन लीड्स टू, माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ। अगर हम बात करें डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद बात करें कॉन्शसनेस,
कॉन्शियसनेस, इसके बाद हम बात करें एमर्जेंस, याद रखिएगा एमर्जेंस। हमने क्या बोला आपको कि लाइफ क्या है? देखो यार, जो चीजें व्याख्या से परे होती है उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, और जिस बात को एहसास कर सकते हैं उसको हम क्या व्याख्या करेंगे? देखो, जीवन को हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक साइंटिफिक है और एक फिलोसफी है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइंस we will not try the philosophical definition of life. Being a student of science and biology, we will try the scientific definition of life. अगर लाइफ के साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो लाइफ यूनिक है, सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ इंटरेक्टिंग है, सेल्फ इवॉल्विंग है। लाइफ एक्सप्रेस itself by chemical reaction, and this chemical reaction leads to one by one growth, development, reproduction, metabolism, cell organization, consciousness, emergence। जैसा कि आप जान चुके हैं कि बायोलॉजी को इग्नोर किया गया दूसरे साइंसेस की तुलना में। बायोलॉजी को दुनिया ने तब माना जब कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, साइंटिफिक मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, यानी सांस्कृतिक आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तब बायोलॉजी को महत्व मिलता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बोलें आपसे कि जो जीवन है, मतलब जीवन हम खुद हैं, बट खुद हम खुद के बारे में नहीं, जीवन दूसरे जीवन के बारे में जानने की जब चेष्टा करता है तब भाई साहब चमत्कार होता है ना? तो कौन से चमत्कार होते हैं जीवन में भाई साहब? जब तक ये चमत्कार होते रहेंगे तब तक हमारे अंदर जान है, और जिस दिन ये चमत्कार नहीं होंगे उस दिन हम मुर्दे के समान हैं। जिसको हम चमत्कार बोल रहे हैं वो क्या है दोस्तों? ये ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट है, ये रिप्रोडक्शन है, ये मेटाबॉलिज्म है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉन्शियसनेस है, ये इमर्जेंस है। तुम्हें पता है, कह रहा है कि हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, अपना जीवित संसार कितना खूबसूरत है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, नाना प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन, deciduous forest, ओशन, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, लीव अस स्पीचलेस। कहता है चाहे जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट हो, विकट परिस्थितियां हो, जीवन कभी नहीं खत्म होता। चाहे वो पहाड़ों की बर्फीली चोटियां हो, या पतझड़ वाले जंगल हो, या समुद्र हो, या फ्रेश वाटर लेक्स हो, या रेगिस्तान हो, या गर्म झरने हो, हर जगह जीवन पाया जाता है। यानी जीवन क्या है आप एक शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप स्पीचलेस हो जाएंगे, निशब्द हो जाएंगे। दोस्तों, जीवन क्या है कैसे जानेंगे? द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स, द माइग्रेटिंग बर्ड, एंड द वैली ऑफ फ्लावर, एंड द अटैकिंग शार्क इवोक अ डीप सेंस ऑफ वंडर। यू नो व्हाट? वो फूलों की खूबसूरत वादियां, वो टहलते हुए घोड़ों के खुरों से या टापों से निकलने वाली आवाज, वो सूखे पत्तों से सरसरा के जब हवाएं निकलती हैं, इस बात का जो एहसास होता है, जिसके कारण वही जीवन है। माय डियर स्टूडेंट्स, पता है जिंदगी का मजा तब है जब जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट हो और कॉपरेशन हो। जरा समझिएगा, हमने कहा जैसे तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, हमने कहा लो बन गए डॉक्टर। तुमने कहा नहीं समय गाड़ी दिला दो, लो गाड़ी ले लो। अरे यार, जो तुम चाह रहे हो होता जा रहा है, भाई साहब तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जिंदगी जीने का मजा तब है जब चीजें हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी हो और फिर भी उसे हम अपने पास आने को मजबूर कर दें। जब चीजें बाहर निकल रही थी वो कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन उसको आने पे मजबूर कर दिया, हमने कॉपरेशन के लिए मजबूर कर दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट and the cooperation among the member of population, among the population of a community, or even the molecule of traffic inside a cell। चाहे कोई सेल हो या टिश्यू हो या ऑर्गन हो या ऑर्गन सिस्टम हो या ऑर्गेनिज्म हो, पॉपुलेशन हो, कम्युनिटी हो, बायोम हो, बायोस्फीयर हो, whatever may be the taxonomic level, whatever may be the ecological level, whatever may be the biological level, ये कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन जब तक चलता रहेगा तब तक जान है। अरे कब तक है जान? जब तक कॉन्फ्लिक्ट है और जब तक कॉपरेशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। The question has two implicit questions within it. The first is a technical and see concept of what living is opposed to the non-living, and the second is a philosophical one। कह रहा है जीवन को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हो, एक वैज्ञानिक स्तर पे और दूसरा जो साधु बाबा लोग करते हैं आध्यात्मिक स्तर पे। तो भैया हमें आप प्रवचन तो दे नहीं रहे, हम आध्यात्मिक स्तर पे बात नहीं कर रहेंगे। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, हम बात जो करने वाले हैं वो बात जो हम करने वाले हैं वो वैज्ञानिक स्तर पे बात करेंगे, और वैज्ञानिक स्तर
पे जब हम बात करें तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज लिविंग? आप बोलोगे जान वो है जिसके अंदर आप देखोगे मेटाबॉलिज्म है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट है, सेल्फ ऑर्गेनाइज है, इंटरेक्ट है और इमरजेंस है। क्या है बेटा? इमरजेंस। याद रखिएगा, अब हम समझा दें। देखो ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है बताएंगे आपको। वृद्धि जानते ही हैं आप, कोई भी एक बदलाव है जो क्वांटिटेटिव है, जो परमानेंट है, जो इरिवर्सिबल है। याद रखिएगा, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। याद रखिएगा, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज आपको हम ऐड करेंगे। देखिए, हम कहें अगर आपसे